वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं। बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 करते हुए आज हम 13वें क्वेश्चन पर हैं। और आई होप कि आपने अगर पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट बेसिक जो हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नए कॉन्सेप्ट जुड़ते हुए आ रहे थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ते हुए जा रहे हैं। और 13 के बाद जब हम 14 15 16 में जाएंगे उनका लेवल कुछ अलग ही टाइप का हो जाएगा। इसलिए 13 तक के क्वेश्चंस के बाद मैं कहूँगा जो क्वेश्चंस आएंगे उनका डिफिकल्टी लेवल फिर से एक बार जंप मारेगा। ठीक है, इसलिए उस क्वेश्चन को समझने के लिए शुरू से सारे क्वेश्चंस को जरा देखते हुए आना, जिससे तुम मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे, मेरी लैंग्वेज के साथ, मेरी समझ के साथ। मैं किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, शायद आप समझ पाओ उस तरीके से जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप शुरू से सारे वीडियोस को एक के बाद एक देखते हुए यहाँ तक की यात्रा को कंप्लीट करोगे। तो जर्नी में साथ में बने रहिएगा, आपको आई होप के सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छूटने वाले नहीं हैं। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करते चलना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन को पढ़ करके उसका डायग्राम ड्रॉ कर देना। ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कह रहा है कि एक लाइट हाउस हो है, कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, हमने बना दिया कि लो बना दिया हमने, ये हमारा लाइट हाउस है, इसका नाम रख दो A और ये है हमारा B और इसकी हाइट है 75 मीटर है। कोई बात नहीं, सी लेवल से कह रहा है कि मतलब कि समुद्र के तल से उसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है। तो इसने कहा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन सुनते ही एकदम डिप्रेशन में चले गया, अरे डिप्रेशन आ गया, अभी तक एलिवेशन नहीं पढ़े थे, डिप्रेशन कहाँ से आ गया। डिप्रेशन को जरा ध्यान से सुना, डिप्रेशन को देख के डिप्रेशन नहीं होना है। ठीक है, कि डिप्रेशन आ गया, कहाँ बनेगा, अंदर किधर बनेगा एंगल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो डिप्रेशन वाले एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना दोगे उसी से ही, भले ना दिया हो। ठीक, कैसे बनाओगे मैं भी आपको बताता हूँ। और एंगल ऑफ एलिवेशन पे आपका कमांड है। तो डिप्रेशन कुछ और है, डिप्रेशन बस आपको उलझाने की चीज़ है। ठीक है, आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही बनता है वो। तो आप घबरा क्यों जाते हो डिप्रेशन को देख करके। आप एलिवेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन से ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे भी, यहाँ भी वही करेंगे। तो बस आपको डायग्राम में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा देना होता है, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, खोपड़ी में आपके क्वेश्चन सही से जा रहा है। तो लिखा हुआ यहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि यहां से टॉप से खड़ा होकर कोई शिप को देख रहा है। आपको पता है ना कि डिप्रेशन, इतना चीज तो पता ही होता है कि डिप्रेशन में एंगल ऊपर बनता है, इसका मतलब ऊपर से कोई नीचे देख रहा है। और एलिवेशन में नीचे से कोई ऊपर देखता है तो एंगल नीचे बनता है एलिवेशन में, इतना मतलब पता ही होगा आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, कह रहा है कि 2 शिप्स हैं, मान लो एक शिप यहां पर है, ठीक, इसी के लाइन में एक लाइन में ड्रॉ कर दो, पहले से बेस ड्रॉ कर देता हूं। एक शिप मान लो यहां पर है अभी, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में बोल रहा है कि 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। अब इसको अच्छे से समझ लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल मैं एंगल ही बोल जा रहा हूं, कितने डिग्री, 30 एंड 45 डिग्री। ठीक है, यहां से कोई देख रहा है, आंख उसकी यहां पर है। मैंने बताया था जब आंख यहां पर होगी ना तो यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते, ऐसे करके सीधे से ऐसे। ठीक है, कि वो यहां से आंख है उसकी, यहां से वो देख रहा है नीचे की तरफ। मान लो यहां पे कोई एक शिप है, उसने इस शिप को देखा ऐसे, ऐसे देखा, ठीक है, ये शिप है यहां पर एंगल बना दोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एंगल बना दोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, यही तो कह रहा है वो। और शुरुआत में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री ना, यस 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 30 डिग्री, शुरुआत में 30 डिग्री। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। आंख का जो लेवल है, आंख जिस लेवल पर है और जो आंख से लाइन ऑफ साइट जा रही है, जिस आंख से वो देख रहा है जहां पर, वहां पे एक लाइन ड्रॉ किए और आंख जिस लेवल पर है उनके बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इतनी बात है। अब देखो परेशान हो जाते हो ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहां एंगल ऊपर की तरफ खोपड़ी पे दे दिया एंगल। अभी तक हम लोग एंगल जो है सारे फुट पे पढ़ते थे, टांग के पास पढ़ते, खोपड़ी पे एंगल है।
कैसे करेंगे? तो खोपड़ी के एंगल को उतार के ले आओ पैर के पास, तो दिक्कत क्या है इसमें? आपको पता है ये जो लाइन पूरी दिख रही है ना ऐसे करके, ये इसी लाइन के पैरेलल होती है, हमेशा पैरेलल होती है। प्रूफ नहीं करना आपको, दिमाग में भर लो, पैरेलल होती है, ठीक है। अब जो है ये जो लाइन है एक ट्रांसवर्सल है, आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन होती हैं उनको कोई लाइन कट करती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल के इधर और इधर के एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अल्टरनेट एंगल पढ़े हो ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल है, मान लो दो पैरेलल लाइनें हैं, इसको ऐसा काट दिया जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। सेम वैसे ये भी है, दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और इधर का एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, 30 डिग्री होगा। डिप्रेशन से डिप्रेस नहीं ना हुए, डिप्रेशन कहाँ आ गया? नीचे आ गया, खत्म बात। अब देखो, लेकिन इसी में फिर वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक और कार है ना, कार थी कि क्या थी उसमें? हाँ, शिप थी। मैंने कहा हेलीकॉप्टर ले लिया, शिप ले लिया मैं, ठीक है, शिप से। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, सॉरी डिप्रेशन, 45 डिग्री है। मतलब जाहिर सी बात है अगर यहीं पे दूसरी शिप भी होगी तो 45 डिग्री तो बनेगी नहीं। थोड़ा सा कहीं पर आगे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे शिप है, अब फिर से आंख उसकी यहीं पर है और यहीं से इस बार इधर देख रहा है, तो इस बार एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो 45 डिग्री बन रहा है स्टूडेंट। देखो जब भी कोई लाइन हो ना, और एंगल मैंने बताया था जब इधर बढ़ते जाओगे तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कभी कंफ्यूजन भी हो ना कि 30 और 45 डिग्री कहाँ पर रखें, तो समझ जाओ 30 डिग्री को आगे रखना है, 45 डिग्री को नज़दीक रखना है। मेन जो बेस है उसके मेन पॉइंट, जो मेन टावर जो है उसके करीब जैसे जैसे जाओगे ना, देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, 30 हो गया, 40 हो गया, और आगे 60 हो जाएगा, ऐसे लास्ट में जाओगे यहाँ 90 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था, ये वाली चीज़ तो बोली नहीं थी, हमने तो यहाँ फटाफट बना दिया क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिप्रेशन जितना होगा वही एलिवेशन भी होगा। डिप्रेशन का एंगल कैसे बनाओगे? फिर से वही काम, लाइन ये वाली आई है नीचे, ठीक है। अब की बार ये वाली जब आई थी हमने यहाँ से 30 बनाया था, ये वाली जब आई है तो इस बार यहाँ से पूरी ये वाली एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री, क्योंकि आँख तो यही है, आँख का लेवल यही है, ठीक है। बस एंगल ऑफ एलिवेशन इधर हो गया, मतलब सॉरी डिप्रेशन। अब जरा फिर से वही चीज देखो, दो लाइनें पैरेलल हैं, क्लियर। अब देखो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो अब देखो ये दोनों क्या हैं? ट्रांसवर्सल है ना ये, ठीक। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये 45 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। तो यहां आपको समझना ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी आपको दिया होगा ना, वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर दिखा दो और नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा दो, ठीक। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और भी क्वेश्चन है, इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ठीक है, कह रहा है कि एक शिप जो है दूसरे के सेम पीछे है, बिहाइंड है, तो पता करो, क्या पता करो, इन दोनों शिप के बीच की दूरी कितनी है, यही पूछ रहा है। तो कुछ नाम गांव लिखते हैं, ए बी हो गया, इसका नाम सी लिख देते हैं और इसका नाम डी लिख देते हैं। तो आपसे सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, वो सी डी की वैल्यू। तो आइए फटाफट सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो ऊपर के एंगल का कोई मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया। हमें सी डी निकालना है, ये वैल्यू गिवन है। तो अब देखो जरा ये वैल्यू कैसे निकलेगी, आप सोचो। ये इनका कोई काम ही नहीं है, हटा दूं क्या इनको? हटा दूं? लो हटा देते हैं, लेकिन एग्जाम में मत हटा देना इसको कि हटा के चले आए वाले सर ने बोला था हटाने के लिए, हटा दिए। इसका कोई काम नहीं है हमें। काम किसका है? इन्हीं दोनों का काम है हमें, लेकिन एग्जाम में इसको हटा मत देना। यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप डिप्रेशन में गए थे कि नहीं गए थे, कि सीधे एलिवेशन में चले आए थे। यहाँ पर आपको ए बी साइड दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल, एक बड़कू ए बी सी, एक छोटकू, छोटू और बड़ू दोनों हैं यहाँ पर। तो अब जो है हमें पता है, निकालने का कॉन्सेप्ट दिमाग में सोचना है आपको। कैसे सोचना है? अगर इस बड़े वाले साइड को आपको पता है कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल पता है आपको, तो आप कोई एक साइड और निकाल सकते हो। निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। हम इस साइड की हेल्प से इस पूरे साइड की वैल्यू निकालेंगे, बी डी कितना है।
निकाल सकते हैं बी डी कितना है। उसके बाद हम छोटे ट्रायंगल को लेकर के इसका साइड निकाल सकते हैं, दोनों निकालना पड़ेगा ना। देखो छोटे ट्रायंगल में ये ए बी साइड दिया हुआ है, इस ए बी को लेकर के इस पूरे बी डी को निकाल लेंगे हम लोग, बी डी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। फिर इस छोटे ट्रायंगल को लेकर के हम लोग ए बी की हेल्प से बी सी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी डी से बी सी को माइनस करेंगे। ध्यान से देखो, सी डी दिख रहा है आपको, सी डी की वैल्यू मिलेगी कैसे, सी डी इज इक्वल टू इस बी डी से, मतलब इस पूरी बी डी से, इस पूरी लंबाई से इतने को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, बी सी को माइनस कर दें, तो क्या बचा, सी डी तो बचा। तो मतलब कि बी डी से हम बी सी माइनस करेंगे, यहीं से हमारा सी डी निकल जाएगा। यही काम करना है हमें, मतलब कि हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है और बी सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, आप सभी स्मार्ट हो, बढ़िया हो, निकाल सकते हो। तो कोई भी ट्रायंगल उठाओ, बड़ा ट्रायंगल उठाओ, छोटा उठाओ, तो बड़ा उठाते हैं पहले हम। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। देखो जरा ध्यान से, 30 डिग्री, छोटा ट्रायंगल भी भूल जाओ ये वाला बड़े ट्रायंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने का साइड परपेंडिकुलर और नीचे का साइड बेस होता है। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और आपको ये भी पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो है। तो हम शुरुआत ही कहाँ से करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है इस बड़े ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप यहाँ लिखोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर आपको गिवन है कितना, 75 गिवन है, डिवाइड बाई बेस नहीं पता अभी आपको। देखो बड़ा ट्रायंगल ले रहे हो ना, तो बड़े ट्रायंगल में इस पूरी वैल्यू को लोगे, कितनी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को बी डी को लोगे। हमने यहाँ पे बी डी लिख दिया क्योंकि हमें बी डी निकालना है, ठीक है। तो अब देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75 बी डी। अभी आपको सॉल्व करने आना चाहिए फटाफट, क्योंकि आपका लेवल आगे बढ़ चुका है। बी डी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया, बी डी इज इक्वल टू √3 का 75 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 75√3 बी डी की वैल्यू आ गई। बी डी की वैल्यू है 75√3। अब अगर इतना काम कर लिए हो, अब छोटे ट्रायंगल को लेकर के हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी। फिर से रेशियो कौन सा लगेगा, ध्यान से देखो जरा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा वो बेस है, हमें बेस की जरूरत है, तो इसीलिए हम ये साइड और ये साइड लेंगे। परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा होता है, तो फिर से वही हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो tan 30 है कि कितनी है, इस बार 45 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू थीटा के सामने, बड़े वाले में चले जाना, वहां चले जाओगे तो सही आ जाएगा। थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 75 हो गया, डिवाइड बाई बेस क्या है हमारा, इस बार छोटे ट्रायंगल का बेस हमारा BC है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, BC। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC। BC का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC इज इक्वल टू, ये बेचारा अकेला बच गया 75 मीटर, तो BC की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने क्या बताया था, CD कैसे निकलेगा, BD को BC से माइनस करना है, तो हम यहाँ पर थर्ड माइनस कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। ये तो लिखा है वो ऊपर, वही काम करना है, तो हमने BD लिखा। सबसे पहले क्या, BD है कितना है 75√3 से माइनस करना है 75 को, यही करना है ना। माइनस करो, कैसे करोगे, नहीं हो रहा है माइनस, तो हम सीधे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें आंसर तो आपका ये भी सही है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे ले, ये मत करना कि 75 माइनस करके 0 कर दिए कि केवल बच गया √3। मल्टीप्लाई करने आना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई, ये माइनस तो होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई छोड़ दो, माइनस करने आना चाहिए। ये माइनस नहीं हो सकता, बस हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या ले लें, दोनों में 75 दिख रहा है, हमने 75 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा,
इधर √3 बचा, इधर माइनस है और इधर 1 बचा। आपको पता होगा कि ये आंसर कैसे आया है। हम जब कॉमन लेते हैं ना तो 75 कॉमन लिया, इसका मतलब 75 से इन दोनों को डिवाइड किया गया है। इससे इसको काट दिए तो √3 बचा अंदर, 75 से 75 काट दिए तो 1 बचा अंदर, माइनस तो है ही है और ये तुमने कॉमन लिया है। तो 75 √3 माइनस 1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और कुछ तो इसमें पूछा नहीं था, कुछ पूछा था क्या? और कुछ नहीं पूछा था, ठीक है। देख लेते एक बार क्वेश्चन को जरा कि कुछ और तो नहीं पूछा है। 1986 ये अपने घर का नंबर है, 1986। पासवर्ड नहीं बताना तुम्हें, ठीक है। और कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, यही पूछा हुआ है। चलो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल को और ऊपर करेंगे वो। तो इतने सारे 13 क्वेश्चन तक के कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके आना है, तब आगे क्वेश्चंस को आपको समझ आएगा। अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं समझ में आ पाएंगे सीधे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस अब थोड़े से अपने रूप को, अपने फेस को बदलने वाला है। कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ स्पीड आ जाएगा उसमें, डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को वहाँ पर आएगा, कुछ टाइम दे देगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और आप अपनी समझ को स्ट्रॉन्ग करते हुए उस क्वेश्चन तक जरूर पहुंचिए और मेरी इस जर्नी में साथ साथ चलिए। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।